नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार की आपदाएं और आपदाएं किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आपदा के बारे में बात करते हैं कि आपदा क्या होती हैं, तो हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्राकृतिक आपदा का अर्थ होता है, यानी आपदाओं को अगर हम दो प्रकार से बांटें तो इस प्रकार से बांट सकते हैं कि कुछ आपदाएं प्राकृतिक होती हैं, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप या वायुमंडलीय तूफान हो गए, बाढ़ हो गए, सूखा हो गए या भूमिस्खलन जिसे लैंडस्लाइडिंग कहा जाता है, ये प्राकृतिक घटनाएं के रूप में जानी जाती है। और कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो मानव जनित होती हैं, जैसे कि किसी परमाणु बम का विस्फोट हो गया और उसके बाद निकलने वाला रेडिएशन हो, विभिन्न प्रकार की गैसों का रिसाव हो, या विभिन्न प्रकार के जो रेडिएशन वाले नाभिकीय युद्ध हो, तो इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। अब आपदा यानी डिजास्टर क्या होता है, तो उसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि वह प्राकृतिक या मानव जनित, आपदा दोनों ही प्रकार की हो सकती है। आपदा कहलाती है प्राकृतिक जन्य हो या प्रकृतिजन्य हो, मानव जनित हो, अप्रत्याशित तथा दुष्प्रभाव वाली चरम घटनाएं या जो प्रकोप होते हैं उसे आपदा, प्रकोप का अर्थ होता है हैजार्ड, जिनके द्वारा मानव समाज, जंतु, पादप समुदाय को अपार क्षति होती है, तो उसे हम आपदा कहते हैं। तो इस प्रकार से आपदाएं जितनी भी होती हैं वो त्वरित यानी बहुत फास्टली, रैपिडली होती हैं तथा तीव्र गति से घटित होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपदाएं पर्यावरण प्रकोपों का परिणाम होती हैं, और सभी जो प्रकोप होते हैं वो आपदा नहीं होते हैं। कोई भी प्रकोप, जैसे कि हैजार्ड्स की बात करें, उसको उस समय आपदा कहा जाता है कि जब वह मानव आवासित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, यानी जब तक कोई पानी या फिर बाढ़ है या भूमिस्खलन है, वह अगर मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो उसे हम आपदा नहीं कहेंगे। ऐसे ही अगर कहीं पर मनुष्य नहीं रह रहा है और ऐसे क्षेत्रों में आ रही है, तो उसे हम केवल और केवल प्रकोप के नाम से कहे जाने जाएंगे। तो इसी प्रकार से बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अगर हम बात करें कि प्रकोप या आपदा क्या होते हैं, तो प्राकृतिक प्रकोप जो होते हैं और एक होता है मानव जनित। मानव जनित वाले जो प्रकोप होते हैं उसके हम इस प्रकार से जान सकते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे कि हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, नाभिकीय जो पदार्थ हैं उनका प्रयोग करते हैं, जो यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम है जिसे सुपोषण कहते हैं वो भी मानव का रोल होता है, जनसंख्या विस्फोट है वो भी एक मानव जनित प्रकोप है, भूकंप है, भूस्खलन है, ये मानव जनित है लेकिन आपके भौतिक प्रकोप के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर भूकंप और भूस्खलन, भूकंप को हम मानव जनित इस कारण रख रहे हैं क्योंकि कई ऐसे कारण होते हैं जो मनुष्य अपनी क्रिया के अनुसार या जो उनके जो कार्य होते हैं वो भूकंप के लिए सहयोगी हो सकते हैं, जैसे कि बड़े बांधों का निर्माण कर दिया या किसी प्रकार से जो लैंड के स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। अगर हम प्राकृतिक प्रकोप की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत आपका ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, ओलावृष्टि, तो ये अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के प्रकोपों को अगर रखा जा सकता है। तो उन्हीं प्राकृतिक प्रकोप एवं आपदाओं के बारे में हमने डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद हम अभी पढ़ेंगे कि जो आपदाएं होती हैं वो कितने प्रकार की है। तो हमने पढ़ा कि जो पार्थिव प्रकोप है या आपदा है वो काफ़ी तेज़ गति से होने वाली घटना है, यानी रैपिड ऑनसेट डिजास्टर की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। इन आपदाओं का लंबे अंतिम रूप से घटित होने से पहले धरातल के नीचे तैयारी की लंबी अवधि होती है, यानी ये जो घटनाएं होती है ये घटित होने से पहले धरातल के नीचे ही बड़ी लंबी प्लानिंग होती है, जो हमें पता नहीं चल रहा है कि धीरे धीरे इस प्रकार की प्लानिंग हो रही है प्राकृतिक रूप से, और जब धरातल पर प्रकट होती है तो हमें उस आपदा की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। यानी धरातल पर जब ये अचानक रूप से काफ़ी तेज़ गति से घटित होती है तो उसे हम आपदा के रूप में देखें। यानी वास्तव में धरातल के नीचे जो कुछ भी भूमि की घटनाएं जो होती है, भूमि की घटनाओं का अर्थ हो गया कि जो अंतर्जात बल होते हैं जो भूमि के अंदर कार्यरत रहते हैं और उनकी जानकारी हमें विशेष रूप से नहीं रहती एकदम जब घटना घटित होती है तो उसके बारे में बाद में विचार करते हैं। तो इस प्रकार से अंतर्जात बलों द्वारा जो उत्पन्न जो घटनाएं होती है उन्हें हम पार्थिव प्रकोप के रूप में जान सकते हैं। तो ये पार्थिव जो प्रकोप होते हैं ये मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत एक आपका ज्वालामुखी है, एक आपके भूकंपीय आपदा के रूप में जाना जा सकता है, एक भूस्खलन या लैंडस्लाइडिंग को रखा जा सकता है, और 4th नंबर पर हम सुनामी को भी इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये सभी जो प्राकृतिक आपदा हैं उसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी क्या है, तो सबसे पहले हम ज्वालामुखी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ज्वालामुखी क्या है, तो ज्वालामुखी एक ऐसी घटना है जो पृथ्वी के अंदर घटित होती है, यानी पृथ्वी के नीचे से जब लावा
जब तेज गति से बाहर की तरफ आता है तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी प्रक्रिया में काफ़ी अंतर होता है कि ज्वालामुखी क्या है, तो वो एक छेद है जिसके अंतर्गत गर्म तरल पदार्थ जो है बाहर निकलता है। लेकिन ज्वालामुखी जो प्रक्रिया है उसमें जो मैग्मा चैम्बर है, उस मैग्मा चैम्बर से ऊपर की तरफ जो लावा फ्लो होता है, जो मैग्मा फ्लो होता है और लावा के रूप में धरातल पर प्रकट होता है, तो उस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम वल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी तेज़ गति से जो लावा है वो धरातल पर प्रकट होता है। ज्वालामुखी के छेद अलग अलग कह सकते हैं कि जो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य रूप से अगर देखें तो यहाँ पर आपका देखिएगा ये मुख है। हम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत काफ़ी विस्तार से इसके पढ़ चुके हैं। ये इसका कॉन कहलाता है, ये वल्केनिक पाइप कहलाता है जहाँ से आपके लावा बाहर की तरफ आता है। ऊपर का जो मुख है इसको हम क्रेटर कहते हैं, और क्रेटर जब काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसे हम काल्डेरा कहता है, यानी ये काफ़ी ऊपर से खुल जाता है तो उसे हम काल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित शिलाकृतियों की बात करें तो दो प्रकार की शिलाकृतियाँ बनती हैं। तो एक होती है आपका इंटरमीडिएट टोपोग्राफी बनती है। इंटरमीडिएट टोपोग्राफी का अर्थ होता है कि वो लावा जो बाहर नहीं आ पाया और धरातल के बीच में ही कहीं दरारों के अंतर्गत फंस गया और जम गया, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सिल, स्कंद, ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं वह भूगर्भ में बनती है, इसलिए अंतर्वर्ती भू आकार के नाम से इसे जाना जाता है। बहिर्वर्ती का अर्थ हो गया है कि जो लावा धरातल के बाहर आ गया और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है, यानी पदार्थ धरातल के ऊपर निक्षेपित हो जाते हैं, तो उसे हम बहिर्वर्ती कहते हैं। ये आपके विभिन्न प्रकार के इंटरमीडिएट रॉक्स है जिसमें आपका सिल है, स्टैक है, डाइक है, सिल है, आपका प्लूटोन, बैथोलिथ, मेगा चैम्बर, लैकोलिथ, फैकोलिथ, ये अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वोल्केनो के कौन कौन से पार्ट हैं, तो लावा शंकु जिस लावा से बनता है, सिंडर शंकु जो राख से बनता है, क्रेटर जिससे लावा बाहर निकलता है, काल्डेरा जब ज्वालामुखी का मुख काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसे हम काल्डेरा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से लावा के अंदर से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर गैस निकलती है। क्यों, बेसिकली हम पढ़ने वाले क्या हैं कि एक पर्यावरणीय समस्या के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे कि नुकसान। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इसके अंदर से क्या क्या निकल रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन के सल्फाइड निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएगी, जल वाष्प निकलती हैं, वो भी कहीं न कहीं हरित गैस के रूप में जानी जाती है, जल वाष्प जो है वो नुकसान पहुँचाएगी। कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं जो काफ़ी भारी भी होते हैं तथा काफ़ी गर्म होते हैं जो हमारे धरातल को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ ठोस पदार्थ जो निकलते हैं जब वो काफ़ी ऊंचाई से गिरते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। जो काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, उन्हें तो बम कहते हैं, जैसे कि आप इस देख सकते हैं, ये कहलाते हैं इस प्रकार के बम। जो नुकीले छोटे छोटे से ब्रेशिया को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ये आपके ब्रेशिया के हैं टुकड़े। तो ब्रेशिया जो है इस प्रकार के चिप्स वाले जो टुकड़े होते हैं उसको ब्रेशिया कहते हैं। प्यूमिस जो होता है जो पानी पर तैरता है, ये आपका प्यूमिस है। तो इस प्रकार के जो टुकड़े हैं धरातल पर गिरते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि पर्यावरण के अब मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर से जो लावा है, मैग्मा है जो फ्लो करता है। अब जो लावा का जो फ्लो है जो धरातल के ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में जो जितनी भी जो वनस्पति आएगी उनको पूरा का पूरा नष्ट करेंगे। जो लेक है पानी के, वो पानी के लेक इस लावा से भर जाएंगे, पानी गर्म हो जाएगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण से कह सकते हैं बारिश होने की संभावना बनेगी। रास्ते के अंतर्गत बहुत सारे घर हैं वो पूरे पूरे इस लावा की जद के अंतर्गत आ जाएंगे और पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ डस्ट निकलती है, जैसे कि इरप्शन कॉलम जो है वो काफ़ी हो गया, तो उससे इरप्शन क्लाउड्स बनते हैं, प्लूम बनता है, यानी उसमें से धुएं की गुबार छालत है। और जो प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं इस धुएं की गुबार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करती है, बहाती। तो उससे बाद उसकी जो ऐश है यानी जो राख है वो गिरती है। अब राख गिरती है तथा उसके साथ जो विभिन्न जो गैसें निकलती है उसके माध्यम से एसिड रेन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से पर्यावरणीय समस्याएं वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अब ज्वालामुखी के वर्गीकरण को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि कुछ एक्टिव वल्केनो है जो लगातार सक्रिय रहते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रोम्बोली है, एटना है। कुछ प्रसुप्त है यानी जो प्रेजेंटेड कह सकते हैं, या उसको हम डोरमेंट कह सकते हैं। ये जो है
तो ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जो कभी भी कह सकते हैं एक्टिव हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले यही आपके प्रेजेंटेड वोल्केनो के रूप में जाना जाता है। यानी ये कभी कहीं पर भी, जैसे कि काफ़ी लंबे समय के बाद एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनका इरप्शन होगा या कब होगा ये पहले से तय नहीं होता। जैसे कि आपके नेवादो डेल रुइस जो है 390 वर्ष तक ये शांत रहा और एकदम से 1985 में सक्रिय हो गया, आमरेरो नगर पूरा का पूरा नष्ट हो गया। इसी के अलावा कुछ मृत यानी काफ़ी लंबे समय तक उसमें किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं देखी गई है। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं तो उनसे नुकसान की संभावना कम होती है। जैसे कि आपका ईरान का कोह सुल्तान देवबंद जो है, ये दोनों ईरान के अंतर्गत हैं। बर्मा के अंतर्गत माउंट पोपा है, वो इसी प्रकार के ज्वालामुखी। अब कौन कौन से हैं, तो ये ज्वालामुखी हम डिस्कस कर चुके हैं। मृत या शांत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, तो हम इसको इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। तो उद्गार के आधार पर हम इसको ज्वालामुखी के जो प्रकार है वो किस प्रकार के हैं, तो कुछ केंद्रीय होते हैं और कुछ होते हैं आपके हवाईयन टाइप, कुछ होते हैं स्ट्रोम्बोलियल, कुछ होते हैं वल्केनो और कुछ होते हैं पिलियन टाइप। ये केंद्रीय यानी सेंट्रल इरप्शन होता है। एक ही ज्वालामुखी का कौन होता है, यानी सेंट्रल इरप्शन के नाम से इसे जाना जाता है। इसी प्रकार से कुछ होते हैं हवाई तुल्य, जो दरार के माध्यम से दरार आती है और दरार के माध्यम से जब इस प्रकार का लावा बाहर निकलता है तो वो आपका दरारी उद्भेदन या फिशर टाइप इरप्शन कहलाता है। तो वो हवाई तुल्य के नाम से जाना जाता है। ये आपकी पीली देवी की केस राशि के अनुसार जाना जाता है। स्ट्रोम्बोली क्या होता है, विस्फोटक होता है और क्या नुकसान होते हैं। वल्केनो जो विरक्शन होता है तो वो आपके ये अलग अलग प्रकार के आपके वल्केनो के टाइप्स है और इस प्रकार से ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो वेसुवियस को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि वेसुवियस के अंतर्गत आपके किस प्रकार से नुकसान होते हैं। विश्व के अंतर्गत ज्वालामुखी के विभिन्न जो पेटियां हैं, तो मुख्य रूप से ज्वालामुखी के विश्व वितरण को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि विश्व के सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी कहाँ आते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन प्लेट टेक्टोनिक्स। तो 15% जो वल्केनो आते हैं वो कंस्ट्रक्टिव प्लेट के अंतर्गत आते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव प्लेट किस प्रकार से, कंस्ट्रक्टिव का अर्थ होगा है कि एक प्लेट इस तरफ से और एक प्लेट इस तरफ से, यानी दोनों ही जो प्लेट है वो आपके डाइवर्ज हो रही है, अपसरित हो रही है। तो वहाँ पर 15% आपके ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं। और विश्व के सबसे ज़्यादा जो 80% जो ज्वालामुखी है वो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पर आते हैं। डिस्ट्रक्टिव के अंदर क्या हुआ, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ सरकती है और दोनों के अंदर टकराहट होती है, यानी अभिसरित जो किनारे होते हैं वहाँ पर इस प्रकार के होते हैं। और 5% होते हैं वो इंट्राप्लेट होते हैं। इंट्राप्लेट का अर्थ हो गया है वो प्लूम टाइप होता है या किसी एक ही प्लेट के अंतर्गत घटित होता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री किस प्रकार से होती है, जब दो प्लेटें आपस में से इस प्रकार से सरक जाती हैं। इसी प्रकार से डाइवर्जेंट बाउंड्री किस प्रकार से है, दोनों ही जो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो वो डाइवर्जेंट बाउंड्री के नाम से जानी जाती है। और इसी प्रकार से कन्वर्जेंट का अर्थ होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आती है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। प्लेट मूवमेंट्स को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि विश्व में अब जहाँ पर भी ये रेड रेड डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान आपके या ज्वालामुखी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से आपके इंडियन प्लेट का ये ओरिजिन किस प्रकार से हुआ, प्लूम्स क्या होते हैं, तो प्लूम्स का आपको इस प्रकार से देख सकते हैं। मैं काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हम इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका जो इसमें रोल रहेगा वो रहेगा कि ये किस प्रकार से नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे पर्यावरण को कहाँ पर नुकसान पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर 3 तो पर्यावरणीय प्रभावों के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले ज्वालामुखी उद्भूत कैसे होता है, तो हम इसको समझ चुके हैं। ज्वालामुखी उद्गार जब होता है यानी मानव समाज पर विभिन्न प्रकार की जन धन की हानि होती है। विस्फोटक उद्गार तो गर्म जो लावा बहता है उसमें से जो विखंडित पदार्थ यानी जो पायरोक्लास्ट निकलते हैं, जो अग्निकांड हो या आग लगना हो, विषाक्त गैसें जो निकलती है, या जो मानव ने जितनी भी जो संरचनाएं स्थापित की है जैसे कि भवन, कारखाने, रेल, सड़क, हवाई अड्डे, बांध, जलाशय, वन, मानव संपत्ति, जंतु, मानव जीवन, हर प्रकार से नुकसान देखने को मिलता है। ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो लावा की जो बहने की जो गति होती है और उसकी जो ऊष्मा होती है वो सबसे ज़्यादा सार्वजनिक संपत्ति या मानवीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। प्रवाह की गति जो इतनी अधिक होती है तो जैसे ही ज्वालामुखी पर्वत से ये लावा निकलता है तो उसके ढाल जो होते हैं उसके सारे जितने भी जो शहर बसे होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो ज्वालामुखी
से निकलने वाला जो लावा होता है वो नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है तो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, धूल निकलती है और राख निकलती है, तो वह हमारे खेतों को नष्ट कर लेते हैं, मानव की बस्तियों को नष्ट कर लेते हैं। हमारे जो प्राकृतिक अफवाह तंत्र है जिसमें नदियाँ बह रही हैं तो उसके जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। जहरीली गैसें निकलती हैं जिससे हमारा मानवीय जो स्वास्थ्य है वो कुप्रभावित होता है। अम्ल वर्षा होती है। तो इस प्रकार की कई समस्या, इसके साथ साथ फसलें नष्ट हो जाती हैं, वन नष्ट हो जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो उससे पहले भविष्यवाणी किया जाना संभव नहीं हो पाता। इसके कारण जो हमारी बेशकीमती मानव जीवन है वो उसकी बहुत ज़्यादा क्षति होती है। ज्वालामुखी विस्फोट इतना अचानक और इतना प्रचंड होता है कि लोगों को दूसरी स्थान पर जाने का समय ही नहीं मिल पाता, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान देखने को मिलता है। इसके पर्यावरणीय प्रभाव को यहाँ पर हम 3 प्रकार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम जॉकुलॉप्स की बात करते हैं कि सबसे पहले जॉकुलॉप्स क्या होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो तापमान में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, नो डाउट है, क्योंकि उसमें से जो गर्म गैसें निकलती है, जो लावा का जो फ्लो होगा उससे हमारे तापमान में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। तो उससे हमारे आइस कैप यानी जो हिमटोपिया है उसके नीचे, आइस टॉप्स तो वो इलाका है जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमा रहता है, उसके ठीक नीचे वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ पर बर्फ़ जो जमा रहता है वो पिघलने लगता है। तो पिघलने के बाद जो विशाल जल राशि बाहर निकलती है उसे हम जॉकुलॉप्स के नाम से जानते हैं। अब ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो ज्वालामुखी उद्गार हिम की मोटी चादर के नीचे होता है, तो ऐसी स्थिति में 2 संभावनाएं हो सकती हैं। यदि ज्वालामुखी का उद्गार बहुत ज़्यादा प्रबल है और उसमें से निकलने वाला जो लावा है उसका तापमान काफ़ी अधिक है, तो ऊपर स्थित जितना भी जो हिम चादर होगी यानी बर्फ़ जो जमी रहती है उसका विस्फोट हो जाएगा, वह पूर्णतया पिघल जाएगी। और दूसरा यही हो सकता है कि यदि ज्वालामुखी का उद्गार काफ़ी साधारण होता है तो जो ऊष्मा निकलती है वो समस्त हिम चादर को पिघलाने में समर्थ नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में ज्वालामुखी के ऊपर स्थित हिम नीचे की ओर ध्वस्त हो जाती है। इस कारण उद्गार के केंद्र के ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और ये जो गड्ढा होता है वह हिम चादर के नीचे छिपा रहता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर धीरे धीरे पानी का संग्रह होता रहता है और इस हिम चादर के नीचे स्थित इस जो पिघला हुआ जो पानी होता है उसे हम जॉकुलॉप्स कहते हैं। कभी कभी जो हिम सतह होती है उसके नीचे जो हिम होता है जो पिघली हुई अवस्था के अंतर्गत होता है और इसका आयतन इतना अधिक बढ़ जाता है कि ऊपर स्थित हिम की जो चादर है वो टूट जाती है और तेजी से उछलता हुआ बाहर निकलने लगता है। तो इस प्रकार से ऐसी जो घटनाएं होती हैं, मुख्य रूप से आपके आइसलैंड के पास इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से जो घटनाएं होती है वो पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। दूसरा जो पर्यावरणीय प्रभाव है वो इस प्रकार से है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो धूल निकलती है, जो राख निकलती है, वह वायुमंडल के अंदर पहुंचकर मौसम तथा जलवायु का जो रीजनल तथा जो ग्लोबल जो चेंजेज लाने की जो कोशिश है वो करती है। अब किस प्रकार से होती है कि समताप मंडल में जब इन धूल का आवरण बढ़ जाता है तो वायुमंडल के तापमान में काफ़ी गिरावट होती है, क्योंकि धूल के कारण जो सूर्य का विकिरण पृथ्वी की ओर पहुंच रहा था, वो जो इंसोलेशन पहुंच रहा था उसकी मात्रा कम हो जाती है, उसका स्कैटरिंग हो जाता है, यानी वो प्रकीर्णित हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि समताप मंडल में जो धूल बढ़ जाती है, उस धूल के बढ़ जाने के कारण पृथ्वी से जो वापस बहिर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण होता है, यानी जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रुक जाता है। ऐसी स्थिति में ऊष्मा का जो क्षय होती है उसमें बाड़ा उपस्थित नहीं करता है। इसके कारण धीरे धीरे पृथ्वी का जो तापमान है, पृथ्वी के आसपास के जो वायुमंडल का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि पृथ्वी का रात को जो ठंडे होने की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। तो इस कारण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण तापमान में गिरावट देखी जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि 1983 में जो क्राकोटोवा का ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, तो उस समय वहाँ पर वायुमंडल के अंतर्गत इतनी ज़्यादा धूल निकली थी कि वायुमंडल में लगभग 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर समताप मंडल में मोटे मोटे धूल के आवरण का निर्माण हो गया। इस कारण धरातलीय सतह पर पहुंचने वाले जो इंसोलेशन है उसमें लगभग 10 से 20% कमी आ गई। तो इस प्रकार से क्राकोटाओ के आसपास के क्षेत्र में घोर अंधकार छा गया और इंसोलेशन काफ़ी दिनों तक देखने को
नहीं मिला। इसी प्रकार से ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उस समय पारिस्थितिकी के परिवर्तन आते हैं। तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के समय से जो धूल निकलती है या जो राख निकलती है, वो राख एक बार तो धरातल से ऊपर छोड़ दी जाती है, लेकिन जब धीरे धीरे वापस जब धरातल पर गिरने लगती हैं तो कुछ ऐसी प्रजातियां यानी स्पीसीज जो होती है उनका सामूहिक विलोपन हो जाता है, यानी उसका मैंस एक्सटिंक्शन हो जाता है। ऐसी स्थिति के अनुसार कहा जाता है कि जब आज से लगभग 60 मिलियन वर्ष पूरे जब डायनासोर एकदम से विलुप्त हो गए, तो कहा जाता है कि अत्यधिक ज्वालामुखी क्रिया के कारण ही ऐसा हुआ था। कुछ कहते हैं कि जो डायनासोर जो सामूहिक रूप से मर गए थे, तो लघु ग्रह यानी एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराए और टकराने के बाद इस प्रकार से हुआ। तो हमारा जो इकोसिस्टम है यानी हमारी जो इकोलॉजी है वो इस प्रकार से प्रभावित होती है। इसके अलावा जब विस्फोटक रूप से ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे निकलने वाला जो ज्वालामुखी धूल राख जो होती है वो अम्ल वर्षा का कारण बनती है और अम्ल वर्षा वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार से ये कई प्रभाव लिखे जा सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी से राख निकलती है, वह हमारे इंसोलेशन को प्रभावित करती है। राख जब धरातल पर गिरती है तो हमारी जो पारिस्थितिकी है उसको प्रभावित करती है, तथा साथ ही साथ जो लावा निकलता है, जो गर्म लावा का जो फ्लो होता है, वह न केवल प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट करता है बल्कि जो सांस्कृतिक पर्यावरण है जो मानव ने निर्मित किया है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो बहुत बड़े बड़े पत्थर टुकड़े जो लैपिली के रूप में हो चाहे बम के रूप में वो गिरते हैं तो वो भी हमारे यहाँ पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये आपकी आपदाएं और आपदा किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि भाई इसको किस प्रकार से राहत मिले। तो सबसे पहले तो यही कहा जा सकता है कि जब भी इस प्रकार की घटनाएं हो यानी ज्वालामुखी जो है उसके उद्गार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है या पूर्व चेतावनी यानी प्रिडिक्शन तथा अर्ली वार्निंग जारी की जाए तो हम इसकी जो नुकसान है उसको कम कर सकते हैं। समय रूप रहते हम निर्वातन या राहत कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, यानी टाइमली हम इवैक्यूएशन एंड रिलीफ वर्क को हम इस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो ज्वालामुखी है वो किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। धन्यवाद।